नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारी जो ख़ास मेहमान हैं वो कांग्रेस का एक ऐसा युवा चेहरा है राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिन्होंने बहुत कम समय में अपना एक ख़ास मकाम बनाया है, अपनी एक ख़ास पोजीशनिंग उन्होंने हासिल की है। और इसकी वजह है उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनका रिलैक्स मैनर में कैमरे के सामने और पत्रकारों से रूबरू होना। और कांग्रेस की युवा पीढ़ी के जो चमकते चेहरे हैं, चाहे सुरजेवाला साहब की बात करें या माकन साहब की बात करें, तो उनके साथ वो राजनीति में कदम दर कदम आगे बढ़ती हैं। और उनकी कम्युनिकेशन स्किल उनके कॉलेज डेज, जब वो विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि रहीं और बाद में अध्यक्ष बनी, तब से उसकी बड़ी चर्चा होती है। और कांग्रेस को अगर आज शायद हम सब सहमत होंगे कि किसी मजबूत चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक ही चीज़ है, जैसा किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग था कि इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो कांग्रेस को चाहिए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं सीनियर लीडर कांग्रेस की, जो कम उम्र में मकाम बनाया है, अखिल भारतीय स्तर पर जो चेहरा है, स्पोक्स पर्सन है पार्टी के लिए, रागिनी नायक जी। बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ रागिनी। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। और आपने जिस तरह से भूमिका बनाई है, मुझे लगता है कि आज आपने मुझे बहुत गदगद कर दिया। और किसी भी नेता के लिए बहुत आत्ममुग्ध होना खतरनाक होता है। बिल्कुल ठीक करेंगे। और आत्ममुग्धता के शिकार मुझे लगता है इस वक्त पूरे देश की जनता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आत्ममुग्धता है। तो उस पर भी बात करेंगे जैसे जैसे निश्चित तौर पर ये विषय आपका है। और आत्ममुग्धता से हमें भी सावधान रहना है, चाहे वो चौथा स्तंभ हो या कोई व्यक्ति क्यों ना हो। आत्ममुग्धता का स्तर जो है वो निश्चित तौर पर नियंत्रित होना चाहिए। पहला सवाल तो मैं रागिनी जी यही कहूँगा, एक बहुत टफ टाइम है कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस इसे मानती है, इसे स्वीकारती है, वो किसी गलतफहमी में नहीं है। और आपसे बेहतर 135 साल पुरानी पार्टी से बेहतर कौन जानेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो आप देख रही हैं, भले ही आप ये भी कहें कि जिस तरह से बीजेपी को जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसकी जो भी वजह हो, लेकिन कांग्रेस को ये समर्थन जितनी उसकी अपेक्षा है उससे बहुत कम क्यों मिल रहा है? पहला मेरा सवाल ये। देखिए, दो बातें। एक तो आपने शुरुआत में कहा मैं संस्कारधानी की बेटी हूँ। मध्य प्रदेश में आगमन हुआ और उसके साथ प्रेस वार्ता के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। बंसल टीवी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रीच रखता है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बेचक। तो आपकी भी मुझे लगता है कि कामयाबी आगे बढ़ती रहे जी, शुक्रिया। और कांग्रेस का संघर्ष भी यूं जारी रहे और संघर्ष में हम जनता के मुद्दों को उठाते रहें और जनता हमारे नेतृत्व को जल्दी स्वीकार करे, ऐसा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का है। पर उसी के साथ साथ आपने हार का भी जिक्र किया। आपने ये भी कहा कि क्यों कांग्रेस पार्टी उस तरह से जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि कोई भी हार या जीत अंतिम नहीं होती। आप ये 3 प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें, हमने महंगाई को मुद्दा बनाया था, आप याद कीजिएगा, किसानों की दुर्दशा को मुद्दा बनाया था, हमने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था। और जनता ने हमारे सारे मुद्दों को, जो विषय हमने उठाए, उन्हें स्वीकार किया, हमें अपनाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की मूलभूत नीति ये है कि जनवादी राजनीति करनी है। जनतंत्र में जन पहले आता है, बाकी सारा तंत्र, सारा महकमा जो है वो जनता के लिए है। तो भाजपा और आरएसएस की आप एक खासियत देखिएगा कि चुनावी रणनीति जो उनकी होती है, जो चुनाव के दौरान जो उनका प्रचार होता है, वो कभी भी जनमुखी मुद्दों पर, जनवादी मुद्दों पर नहीं होता। उनका तो मैनिफेस्टो भी चुनाव से 1 या 2 दिन पहले, चुनाव की तारीख से पहले आता है। तो वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते, वो धर्मांधता पे, उन्माद पे, भावनाओं के बहाव पे चुनाव लड़ते हैं। और मैं समझती हूँ कि आप ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना रहा है पिछले कुछ सालों में। आप पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो राइट विंग ग्रोथ आपने देखी है। आपने ट्रंप को भी देखा और भी मैं तमाम देशों की बात कर सकती हूँ। लेकिन जो गांधी जी ने कहा था वो कांग्रेस पार्टी आत्मसात करती है। मोदी जी ने गांधी जी का चश्मा तो अपना लिया, उनका नज़रिया नहीं अपना पाए। वरना वो ये ज़रूर मानते, जो गांधी जी ने कहा था, कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है, राजनीति के साथ उसका घालमेल बहुत ही घातक सिद्ध होता है। आपने जो बात की उससे ये समझ आया कि आप ये कह रही हैं कि जो रीति नीति बीजेपी की है, कांग्रेस उसको फॉलो नहीं कर सकती। एक बड़ी अच्छी किताब है गुरुशरण दास जी की, द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, अच्छाई की कठिनाइयाँ।
उसमें उन्होंने महाभारत के दृष्टांतों से समझाया है कि युधिष्ठिर एक बार दुविधा में फंसते हैं तो विदुर उनको बताते हैं कि राजनीति में कुछ भी वर्जित नहीं है युधिष्ठिर, और तुम इससे परेशान मत हो। क्या कांग्रेस की दुविधा यही है कि द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड? आप चाहते हैं कि कुछ इश्यूज जो आपने अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा में नहीं उठाए हैं, चाहे वो धर्म हो, आप जैसा दावा करते हैं, चाहे वो और तमाम चीजें हों, लेकिन राजनीति में आप हैं, तो फिर इनसे परहेज कब तक करेंगे? जितनी खूबसूरती से ये प्रश्न पूछा है, मैं कहूंगी कि इस तरीके से मेरे सामने ये प्रश्न कभी नहीं रखा गया, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनेता के लिए नहीं, ये एक बड़ा व्यापक सामाजिक प्रश्न भी है कि आप ऐसे समय पर जब ज़्यादातर लोग अपने आसपास आप देखेंगे कि मति भ्रष्ट भी हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट भी हो रहे हैं, तो आप कैसे अडिग रहेंगे? पर मैं समझती हूँ कि हर कठिनाई एक नया अवसर लेकर भी आती है, कहीं ना कहीं अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी निष्ठा को, अपने समर्पण को दिखाने का, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहेगा। तो जो ये कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स इज़ दी आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कि आप किस तरीके से क्या समीकरण बिठाकर साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण आप कर देंगे, मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी ना हमने किया है, ना कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। हमारे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नीति हैं, उस पर हम अडिग रहे। और ये मानिए कि 60 साल देश की सत्ता पर हम काबिज भी रहे, तब भी हिंदू प्रमुख ही था, बाहुल्य देश था ये। और जब भी कांग्रेस पार्टी, मैं तो एक उदाहरण के तौर पर कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते हिंदू कभी खतरे में नहीं आए। हिंदू खतरे में है ये नारा ही तब लगाया जाता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। अभी कश्मीर को बड़ा इन्होंने मुद्दा बनाया, वहाँ पर भी आप देखिए कि आज़ादी के बाद से 43 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही देश में, कुछ समर्थित सरकार कश्मीर में रही, कभी वहाँ हिंदू खतरे में नहीं आए। जैसे ही 89 में हमारी सरकार गिरती है, भाजपा की सरकार आती है, तो वहाँ पे हिंदू खतरे में हो जाते हैं, पलायन हो जाता है। तो ये एक फियर साइकोसिस की राजनीति की डर पैदा करो और वोट बटोरो, इसके तत्कालिक प्रभाव शायद आपको देखने को मिल रहे हैं, पर ये बहुत ही लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को यही काट की हांडी वो चढ़ाते रहेंगे और पकती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। मैं फिर धर्म की तरफ एक सवाल के साथ इस तरह आता हूँ कि एक समीक्षक ने एक बार कांग्रेस के लिए कहा कि जिस पार्टी के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम के अनन्य उपासक, और जिन्होंने अंतिम समय भी प्राण छोड़े तो हे राम कह के छोड़े, वैष्णव जन जो तेणे कहिए, जिनकी सभाओं में ये गीत गूंजता रहा, इंदिरा जी रुद्राक्ष की मालाएं धारण करती रही हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उनकी धार्मिकता उनके लिए रही, उन्होंने कभी उसको, लेकिन कांग्रेस की दुविधा क्या है इसको लेकर? क्या आप बहुसंख्यकवाद की राजनीति, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इस शब्द का प्रयोग से सहमत हो कि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रही है? आपने बिल्कुल बखूबी कहा, कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आप उसको धारण करने में क्या हिचकते हैं? यही डायलेमा आपको परेशान करता है कई बार। मेजॉरिटी अपीजमेंट और उतनी ही गलत है जितनी माइनॉरिटी अपीजमेंट। आपको तटस्थ होकर करना पड़ेगा काम, और जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर बहुसंख्यक चाह रहे हैं तो आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आप इन विषयों पर खुलकर अपनी राय रखें, तो क्या ये गलत है? नहीं, हम तो देखिए देश हित में जो भी हमें ठीक लगता है हम उस पर राय रखते हैं। आपने गांधी जी का उल्लेख किया, तो गांधी जी तो अपनी हर सभा में सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाते थे और सभी धर्मों की प्रार्थना होती थी। गांधी जी तो ये कहते थे कि मेरी कल्पनाओं के राम, मेरे मन में बसे राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है ही नहीं, और मैं तो उस धर्म की बात करता हूँ जो धर्म के अंदर छुपा हुआ धर्म है, यानी कि वो हिंदू धर्म नहीं है। उस धर्म का अर्थ होता था नीति, जो कि रामचरितमानस में भी लिखा है, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और जो रामराज की परिकल्पना है कि किसी का किसी से बैर नहीं होगा, अपनी एक नीति नियम न्याय के हिसाब से देश चलेगा, वो तो है ही नहीं। तो मैं समझती हूँ कि धर्म को कहीं ना कहीं ढाल बनाना या धार्मिक विषयों के कंधों पर रखकर राजनीतिक बंदूक चलाना और गोली दागना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, और हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं कहती हूँ, इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सब मंदिर जाते हैं। मैंने अगर 9 दिन का व्रत रखा है, मैं सुबह पूजा में आई भी तो मैंने सुबह में पूजा करके आई, पर प्रेस वार्ता तो धार्मिक विषयों पर नहीं की।
मैं अपने घर में मेरी आस्था क्या है, मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ, वो मेरा विषय है। पर आप राजनीति में धर्म को हावी करके आप जो मुख्य बातें हैं वो आप नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों पर आप खामोश हो जाते हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी। और ये कोई दुविधा नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी नीति है, ये हमारा नियम है कि धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हमारे संविधान में लिखा है और देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलता। मैं एक और सवाल की तरफ आपको ले जाता हूँ। जयपुर कन्वेंशन अधिवेशन के समय एक स्टेटमेंट सोनिया जी का बहुत चर्चित रहा था कि जिसको राहुल जी ने कहा कि माँ कक्ष में आई और उन्होंने कहा सत्ता एक जहर है, और उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि मैं अपनी दादी के जिन गार्ड्स के साथ बैडमिंटन खेलता था उन्हीं की गोलियों का निशाना वो बनी, और बैडमिंटन खेलता था, लेकिन उस क्षण से जिस क्षण मुझे ये घटना घटी मेरे जीवन से संतुलन चला गया। ये उनकी तकलीफ़ है, उनकी पीड़ा है। मुझे ये बताइए कि अभी तक ये एलिगेशन राहुल जी पर बार बार थोप दिया जाता है, मैं नहीं कहता कितनी सच्चाई है, लेकिन आपकी पार्टी से कभी सलमान खुर्शीद साहब का 10 साल 12 साल का एक इंटरव्यू याद आता है, रिलक्टेंट लीडर। अभी भी ये कहा जाता है कि इतनी मुश्किलें कांग्रेस की है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं आपके पास सोनिया जी, लेकिन एक डायनामिक पूरा समय देने वाला, पूरे देश में धूल उड़ाने वाला एक ऐसा अध्यक्ष जो तमाम राज्यों में बैठकें करे, पीड़ित कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए, जहां टूट रही हैं स्थितियां उनको जोड़ने की कोशिश करे, इसमें क्या दुविधा है? क्या राहुल जी की सिद्धांत प्रियता बाधा बन रही है? सोनिया जी से शुरू करती हूँ, फिर राहुल जी पर आती हूँ। आपने जिक्र किया उस वाक्य का जब सोनिया जी ने कहा था कि सत्ता जहर के समान है, और मुझे लगता है कि उनका आप राजनीतिक जीवन देखें, यदि वो चाहती तो जब राजीव गांधी शहीद हुए देश के लिए, वो सीधे सत्ता पे आसीन हो सकती थी, वो सत्ता से दूर रहीं, विमुख रहीं। जब कांग्रेस पार्टी का संगठन सिमट गया, हमारी केवल 2 प्रदेशों में सरकार बची, तब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता स्वयं सोनिया गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप कमान संभालिए। कमान संभालते हुए एक अपने जीवट से और अपनी जनमुखी राजनीति से वो 19 प्रदेशों तक सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकारें बनी दे गई। 10 साल यूपीए सरकार रही और प्रधानमंत्री बन सकती थी, त्याग दिया। भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अडवाणी जी जिन्होंने रथ यात्रा शुरू करके हिंदुत्व को असली मुद्दा बनाकर इस देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ को राजनीतिक रूप से खड़े करने का काम किया, मैं उनके लिए त्याग देता हूं और उन्हें प्रधानमंत्री बन जाने देता हूं। नहीं होता है, ये विलक्षण गुण है। सत्ता को जहर का मतलब ये नहीं है कि अब सत्ता होनी ही नहीं चाहिए, वो तो देश में रहेगी, वो स्वाभाविक है, लेकिन सत्ता से दूर रहना या सत्ता को एक उत्तरदायित्व की दृष्टि से देखना, सत्ता को केवल शक्ति के रूप में ना देखना, ये मुझे लगता है गांधी परिवार का गुण है। आप इसे रिलक्टेंसी भी कह सकते हैं, या आप इसे एक बड़े रूप से एक त्याग की दृष्टि से भी देख सकते हैं। अब अगर आप राहुल गांधी जी की बात करें तो मैं कहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों कुनीतियों के खिलाफ कोई एक नेता पूरे विपक्षी दलों में जो खड़े होकर पुरजोर तरीके से बोलता है, जो किसानों के लिए ट्रैक्टर भी ले जाकर संसद के बाहर खड़ा कर देता है, किसान आंदोलन का समर्थन करता है, जो भट्टा परसौल में लड़ाई लड़ता है, तब भी हमारे 40-45 सांसद थे और उसके बाद भी मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े भूमि अधिग्रहण के मामले में, जो लगातार संसद में महंगाई पर बात करते हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो प्रेरणा स्रोत हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि मैं समझती हूँ देश के बहुत बड़े तबके के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम जो समीकरण आज भी अगर 2024 के बनते हुए दिख रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त भी अगर कोई उभर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की धुरी है और राहुल गांधी है। इतनी विषम परिस्थितियों में जो व्यक्ति अड़ा है, अंगद की तरह पांव जमा के खड़ा है, सड़क पे भी, संसद में भी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भी, और हमारा मनोबल किससे बढ़ता है? इन्हीं लोगों की तरफ तो देख के बढ़ता है। मध्य प्रदेश में मैं इसको दुविधा कहूँ या मैं ये कहूँ कि पॉपुलरिज्म की तरफ बढ़ने की कोशिश कहूँ कि यहाँ रामनवमी की बात भी कांग्रेस करती है और कोई बुरा नहीं करती है। राम जिनके लिए इमाम हिंद खुद इकबाल ने कहा है
राम तो इस देश का प्रतीक ही है। आप अपने तरीके से राम की व्याख्या कर सकते हैं, बीजेपी अपने तरीके से, लेकिन जब ये बात होती है तो आरिफ मसूद साहब जो हैं वो एक मुख्तलिफ बात कहते हुए नज़र आते हैं और उनकी बात पर फिर कांग्रेस उलझती हुई दिखती है, वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती। इस चीज़ से तो आपको लगता होगा कि इससे निकलना चाहिए कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं। वो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भाई राम तो कण कण में है, हर जगह व्याप्त हैं, सब जगह बसे हुए हैं। आप किसी तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं, हम किसी और तरीके से। पर मुख्य बात क्या है भाई, कैसे भारतीय जनता पार्टी और संघ अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मान लें और वो बताएं कि आप ये करिए ये नहीं करिए। हम रामनवमी भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, दशहरा भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, हम प्रकाश पर्व भी मनाएंगे, हम क्रिसमस भी मनाएंगे। क्यों ना मनाया जाए। और जो भारत की विविधता है, जो भारत की बहुलता है, जो भारत की कौमी एकता है, जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है, वही भारत की शक्ति है। ये कांग्रेस पार्टी ये बात आप कह रही हैं, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है ऐसा मैसेज। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, औपचारिक रूप से कह सकती हूँ ना, तो मैं तो कहती हूँ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। और वो ये कहा जाता है कि चमन में इख्तलात रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बहुत खूबसूरत बात है। तो मतलब मैं, ये आपका इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि मैसेज साफ है कि आप दुविधा में मत रहिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं रागिनी जी का और कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने जो कहा उससे मैं इंटरप्रिटेट ये कर रहा हूँ कि आप इस तरह से चलिए साहब। आप सारी बातें कहिए कि जब रामनवमी है तो फिर रमज़ान भी है, रमज़ान भी है तो क्रिसमस भी है, बैसाखी आ रही है, बैसाखी भी वैसे बनेगी। मैं एक बात और जोड़ूंगी इसमें, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो ये यहाँ पर रमज़ान और इफ्तार और इस सब को लेकर बातचीत है, तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ इफ्तार पार्टी नहीं होती थी? क्या सोनिया गांधी जी होली पे सबसे नहीं मिलके रंग लगाती थी? क्या दिवाली के कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं होते थे? और क्या ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने दिवाली और ईद में कोई भेदभाव किया हो? तो अगर ये समन्वय बनाया जा सकता है हमारे समाज में, तो उसको हटाकर ये वैमनस्य क्यों फैलाना है? ये सिर्फ इसका एक कारण हो सकता है कि जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो अगर आप जनता को धर्म के नशे में हमेशा रखेंगे तो उसे भूख नहीं लगेगी ना। वो ये नहीं कहेगी कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, मेरे लड़के ने मैंने अपना पेट काट कर पढ़ने के लिए भेजा, डिग्री हाथ में है पर अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ मेरा लड़का बेरोजगार क्यों है। ये सवाल मेरी सरपंच के चुनाव में पर्चा डालते हुए मेरा पल्ला क्यों खींचा जाता है? ये रामनामी की चादर क्यों उघाड़नी पड़ती है? गंगा जी के पाट जो पटे थे लाशों से, उनके ऊपर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो सुन्न करना है दिमाग को धर्म के नशे से, ये काम है। ये आपने जो कार्ल मार्क्स की बात की, ये अफीम की बात आपने की, एक पक्ष इसका ये भी है, लेकिन एक पक्ष इसका ये भी समीक्षक कहते हैं कि धर्म एक सकारात्मक संदर्भ में मनुष्य की चेतना का विस्तार भी करता है, उसको ये भी बताता है कि क्या भला है क्या बुरा है। धार्येति धर्म, क्योंकि आप एक बहुत विदुषी प्रवक्ता हैं और मैं निरंतर अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी अध्ययनशीलता कितनी गहरी है। आप रामायण की चौपाइयों से लेकर उर्दू की कितनी सहजता से आप प्रवेश करती हैं, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन धर्म के जिस सकारात्मक संदर्भ की बात है उसका भी जिक्र कांग्रेस की तरफ से बहुत मजबूती से क्या हो रहा है? धर्म का दुरुपयोग ना हो। आपने जो कहा वो धर्म का सदुपयोग है, और धर्म को राजनीति की जो मैंने बात कही, अगर आप ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दुरुपयोग है। आप चाहते हैं कि धर्म में लीन रहे व्यक्ति और सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल ना पूछे, ये गलत है। अगर धार्मिक चेतना की बात है, अगर धर्म को नीति की और न्याय के साथ जोड़ने की बात है, अगर धर्म से सहज रूप से मानव कल्याण करने की बात है, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? पर क्या वो राजनीति में होता है? मेरे सवाल का सिरा यही है कि आप शरद जी अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि धर्म का प्रयोग क्या सच में मानव कल्याण के लिए राजनीति में होता है? मैं बिल्कुल उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि अगर आप ये आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर कि वो धर्म का दुरुपयोग करती है, तो राम के गुड गवर्नेंस मॉडल की क्या आप पूरी ताकत से बात कर रहे हैं कि राम के उस पक्ष की कि राम राज्य क्या है? आप उस गवर्नेंस के मॉडल पे क्या बहुत डिटेल से जनता के बीच में बात कर रहे हैं? गवर्नेंस का मॉडल हमने स्थापित किया,
यूपीए के पहले और दूसरे कार्यकाल में अधिकारों पर आधारित राजनीति कैसे की जाती है हमने बताया। हम आरटीआई लेकर आए, भाई कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा हथियार लेकर आई जिससे कि करप्शन को रोका जा सके। आरटीई लेकर आए कि 14 साल के बच्चे को संवैधानिक अधिकार मिले कि वो पढ़ सके। हम फूड सिक्योरिटी लेकर आए, हम मनरेगा लेकर आए, जिस मनरेगा को बताया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। उस मनरेगा ने गांव देहात को बचा लिया, कोरोना में मरने नहीं दिया लोगों को, ये सरकारी रिपोर्ट कहती है। तो हमने ये किया है, हमने क्या नहीं किया, हमने गाल नहीं बजाया इसको ठीक से। हाँ, हमने क्या गाल नहीं बजाया। क्या ये करना चाहिए? आप मान रही हैं कहीं कमजोरी है जनता के हजारों करोड़ रुपए को अगर आप कहेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि प्रचार में बर्बाद करना चाहिए, तो मैं आज भी कहूंगी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो सीनियर लीडर्स हैं आपके, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, राजस्थान में अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी भी अपेक्षाकृत युवा हैं, लेकिन यंग है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो पंजाब में, मैं नहीं कहूँगा पार्टी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया होगा, लेकिन आपके यहाँ ये बहस बड़ी छेड़ दी जाती है। आप कह सकती हैं मीडिया छेड़ देता है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स छेड़ देते हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि कांग्रेस इस बहस में उलझी है, सिंधिया जी चाहिए या कमलनाथ चाहिए। इसी डायलमा में आरोप लगता है मध्य प्रदेश में सरकार चलेगी, वहाँ आप चन्नी साहब को चुनते हैं, सिद्धू साहब को चुनते हैं, और वहाँ भी आपको बहुत अच्छा नतीजा नहीं मिलता। तो ये क्या है, इस पे थोड़ी रोशनी डाली। जिस पार्टी ने मान सम्मान देकर नेता बनाया, एक पद ना मिलने पर उस पार्टी को ठोकर मार के दूसरे दल में शामिल हो जाएं, वैचारिक धुरी की बिल्कुल ही उलट चले जाएं, अच्छा हुआ हमने उनका साथ नहीं दिया। हाथ मिला लिया ना, चले गए भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के खिलाफ ही काम किया। मैं समझती हूँ बहुत से लोगों को जो अपेक्षाएं होती हैं राजनीति में, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती बहुत से लोगों की अपनी, और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, पर मेरी काबिलियत के अनुरूप मुझे राजनीति में कुछ मिल नहीं पाया। लेकिन वही सबसे कठिन परीक्षा होती है आपकी कि क्या आप इतनी आसानी से अपने दल को, मतलब राजनीतिक दल को माँ के समान समझा जाता है, और माँ की पीठ में छुरा घोंपने वालों की समाज में भी किस दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। लक्ष्मण कहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। शिवराज सिंह चौहान ने पहली सभा में विभीषण बोला, और मैं आपको बताती हूँ, विभीषण राक्षस कुल में जन्म हुआ, श्री रामचंद्र के साथ खड़े रहे, फिर भी उन्हें घर का भेदी ही माना जाता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? है ना कोई बात? विभीषण कहा, हमने नहीं कहा, उन्हीं ने कहा। तो वो कांग्रेस में लक्ष्मण बन के संघर्ष नहीं करना चाहते। सत्ता का भोग अगर कोई विभीषण बन के करना चाहता है तो ये मैं तो बुराई नहीं कर रही, ये तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। और कैप्टन साहब, अब आप देखिए, ये तो अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है तो हर टीम समय समय पर अपना जीत की परिस्थितियों और संभावनाओं को तलाशते हुए अपना कप्तान बदलती है। हमने भी बदला, और क्यों बदला? क्योंकि सारा विधायक दल ये कह रहा था कि नाराजगी है लोगों की, दफ्तर में नहीं आते हैं, तमाम किस्म के बातें थी, हमने बदला। मुझे तो लगता है और पहले बदलना चाहिए था। चन्नी जी को और अवसर लंबा मिलना चाहिए था अपने काम को दिखाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। इस आपाधापी में या ये थोड़ा सा ये जो भ्रम पैदा हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है पंजाब में थोड़ा नुकसान हुआ है। वो हमें निर्णय पहले लेना चाहिए था। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, कैप्टन कमलनाथ पर पूरा भरोसा, और 2023 में अगर आपका दावा है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 2018 की तरह नतीजे लाने का भी क्लेम आपका है, तो उसका आधार क्या है? 2018 से बेहतर, मुझे ऐसा लगता है कि जिन मुद्दों पर हमें मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में मतादेश मिला, जिन समस्याओं को हमने उठाया, वो और विकराल रूप धारण कर रही हैं। चाहे शराबबंदी की बात हो, उमा भारती खुद ही जाकर फोड़ रही हैं। ये तो उनको 2-4 पत्थर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी के यहाँ फेंकने चाहिए थे, क्योंकि नीति निर्धारण तो वहाँ से होता है। बेचारे जो शराब की दुकान वाले हैं, उनका काहे को नुकसान कर रही हैं। वो बात हो, जो बच्चे नौजवान लगातार इम्तिहान देते जा रहे हैं और सालों साल उनकी भर्ती टलती जा रही है, जो व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 हम देखते ही जा रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो महंगाई, आज मैंने महंगाई पे आपने सवाल नहीं पूछा, जो महंगाई मैं कहती हूँ कि सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हुई है हमारे सामने, और जिसके चलते इस वित्तीय साल में जनता के ऊपर 1,56,000
करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, जो डेली रूटीन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना हो गया है। 118 रुपये देश में सबसे ज़्यादा पैसे भोपाल के निवासी दे रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल पर। तो ये सारी चीज़ें जनता को आक्रोशित कर रही हैं और उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजनीति को चलाती है, सत्ता को संभालती है, उसमें जनता का फ़ायदा ज़्यादा होता है। मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस के लिए आपने शुरू में भी कहा कि कठिन समय है, लेकिन जीवन संघर्ष का नाम है और सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। तो नाउम्मीद नहीं दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और हर शाम के बाद सवेरा होता है। पहला सवेरा मध्य प्रदेश में अभी होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए, 1 साल का इंतजार और है बस। चलिए, आपके दावे में कितना दम है 2023 हमें बताएगा, लेकिन शुभकामनाएं आपको भी। एक लाइन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, असफलताएं बहुत जीवन में आती हैं और असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। वाह, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और महत्वपूर्ण ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती। तो अब मैं 21 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना पद के भी और बिना कुछ मिले भी आज कांग्रेस का झंडा उठाए खड़े हैं, परचम उठाए खड़े हैं। 10-11 करोड़ वोट हमें भी 2019 के चुनाव में मिला। लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, उनके विश्वास को और मजबूत करना है शरद जी, और इस प्रयास में हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ठीक बात है रागिनी जी, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप जैसे व्यक्तित्व से जब मुलाकात होती है तो ना उनके जबड़े भिजे होते हैं, ना उनकी आंखें शोले उगलती हुई होती हैं। और ये कांग्रेस का एक जेस्चर है कि मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आप आदत इस तरह की बना लें कि इस कदर मुश्किलें आईं कि आसान हो गई। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए।